युवा नेता और आप सभी इनकलाबी साथी, बड़े बुजुर्ग, मेरी माँ और बहन जो इस ठंडे में यहाँ बैठी हुई, आप सबका तहे दिल से सलाम और नमस्कार के साथ आप लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। आप लोगों को हम गौर से देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने भूल गया ना क्या बोलना, नहीं भूले नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस सर्द मौसम में भी जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ, जिस जोशो खरोश के साथ आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, ये इस बात को साबित करता है कि आप लोग आने वाले वक्त में देश की आजादी के लिए जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई क्या की थी, अब देश को बचाने के लिए आप लोग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये लड़ाई की शुरुआत पांजीपाड़ा के शाम बगान से हो रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारी माँ बहन, छोटी छोटी बहनें, बच्चियां, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। उनके चेहरे पे भी जो मुस्कुराहट है, उनको भी ये यकीन है कि कहीं ना कहीं आज इस मंच पे जो लोग खड़े हैं, जो यहाँ पर तकरीर रखे, जो नेता लोग बैठे हुए हैं या जो तादाद है, ये उनके मुस्तकबिल को संवारने की लड़ाई की शुरुआत हो रही है। और ये शुरुआत इस मंच से होगी और कांग्रेस के झंडे के तले होगी। जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस में चंद लोगों के जाने से क्या होगा, कुछ दिन पहले इसी इलाके के आपके यहाँ से चुने हुए रहनुमा जनाब रब्बानी साहब, जो कि एमएलए हैं और मगरबी बंगाल के माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है, विक्टर कोई फैक्टर नहीं है। आज रात को जब सोते हैं तो ख्वाब में भी विक्टर नजर आता है, कांग्रेस नजर आता है। ये आलम हो चुका है। गोती से शुरुआत हुई थी ग्वालपोखर में, गोती के बाद चुराकुट्टी, लोधन, लोधन से पांजीपाड़ा, अब अगला धावा खागर अंचल में होगा। और ये भी याद रखिए कि ये लड़ाई जो है, ये किसी को हराने और किसी को जिताने की नहीं है। ये लड़ाई है कांग्रेस की, आवाम को जोड़ने की, देश को बचाने की। एक तरफ फिरका परस्त ताकत और एक तरफ ममता बनर्जी की लुटेरी सरकार। इन दोनों के बीच में जो आवाम पिस रहा है, उसको बचाने का पीड़ा अगर किसी ने उठाया है तो वो कांग्रेस ने उठाया है। और कांग्रेस आप लोगों को ये यकीन दिलाती है कि आज मैं इस मंच पे क्यों खड़ा हूं। मोहित सिंह गुप्ता जो आज हमारे जिला सभापति हैं, उनके साथ मंच साज कर मैं आपके सामने खड़ा हूं। कल तक हम लोग मुखालफत में खड़े होते थे, उस वक्त भी मैं हुकूमत के खिलाफ लड़ता था, आप लोगों के बीच में इसी मंच पे आकर, इसी आम बगान वक्त भी ममता बनर्जी के खिलाफ था और बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन मेरी पार्टी कोई और थी। लेकिन आज जो लोग ये सोचते हैं कि विक्टर को तीनों मुल्क में चले जाना चाहिए था, बहुत लोगों ने मुझे सलाह दिया कि तीनों मुल्क में चले जाइए, तीनों मुल्क में जाने से ये मिलेगा। हम कोई जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। आज हम एमएलए नहीं है, मोहित सिंह गुप्ता तो एमएलए नहीं है, कोई जिला परिषद नहीं है, कोई यहाँ पर सभापति नहीं है, कोई प्रधान नहीं है। लेकिन फिर भी जहां भी हम लोग जाते हैं, हजारों की भीड़ आती है और जिस जगह से गुजरते हैं वहां पर लोग खड़े होकर कम से कम इज्जत से मिलते हैं। और लेकिन तीनों मुल्क का प्रधान, तीनों मुल्क का सभापति, मंत्री जहां से गुजरता है, गुजरने के बाद लोग कहते हैं चोर जाचे है, चोर जाचे है। ये होता है कि नहीं? तो यही फर्क है कि हम लोग आवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। इसलिए इस ठंडे में भी आज जो आप लोग यहाँ पर इस मोहब्बत के साथ हम लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं, आज जो हमारे नौजवानों में इस सर्दी से लड़ने का जो जोश है, क्योंकि हमारे खूनों में रवानगी है, हमारे अंदर हरकत है और हरकत जाओगी वहां बरकत होगा। और ये उसी हरकत का नतीजा है कि भारत जोड़ो यात्रा में आज ये सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन के कैसे घूमता है, राहुल गांधी को ठंडा नहीं लगता है। अरे राहुल गांधी भी हमारी तरह हार मास का बना हुआ एक इंसान है, उनको भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है। लेकिन देश में जिस तरह का लूट और अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है, देश के किसानों के मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, जिस तरह से लूट मचाई जा रही है, बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है कि फाका कशी का आलम बढ़ता जा रहा है।
हमारी माँ बहनों को इज्जत आबरू लूटी जा रही है, ठंड में लोग मर रहे हैं, उनके बदन से कंबल खींच लिया जा रहा है। ये जो मैं कह रहा हूं ये ऐसी नहीं है। अगर आप इसको देखें, महंगाई की वजह से लोग सर्दी का कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, महंगाई की मार की वजह से बच्चों को तालीम नहीं दे सकते हैं, महंगाई की मार की वजह से हम अपने बड़े बुजुर्गों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, महंगाई की मार की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहा है, फसल का कीमत नहीं मिलने की वजह से बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें इन सब चीजों से जुड़ी हुई है जो कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बैठ के कर रही है, और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में देश में लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं, सर्दी से, ठंड से मर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर वो वीडियो राहुल गांधी का, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, उनसे पूछा गया कि आपको ठंड नहीं लगती, तो बोला था कि मुझसे पूछने से अच्छा है जाकर देश के उन हजारों किसानों से पूछो जो सर्दी में एक स्वेटर खरीदने की हैसियत नहीं है, उनको ठंड लगती है कि नहीं, जाकर पहले उनसे पूछो। ये सवाल का जवाब था उनका। आज हम लोग यहाँ पर तो सब कोई गर्म कपड़ा पहने हुए हैं, कोई चादर में है, कोई स्वेटर में है, कोई जैकेट में है, लेकिन आज भी इसी पांजीपरा में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गांव-गांव में जिनके बदन पर आज भी शायद एक स्वेटर नहीं होगा, रात को सोने के लिए एक कंबल नहीं होगा, इस ठंड में ठिठुरते हुए रहते हैं। और उनके सामने हम लोग जो भी पहने हुए हैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कि हमारी तो ये हैसियत है, लेकिन उनके लिए आज एक स्वेटर, एक कंबल भी बहुत महंगा पड़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि अगर हम सब मिलकर इकट्ठा हो और जो चोरी कर कर हमारा कंबल, हमारा चादर, हमारा निवाला, हमारा शिक्षा, हमारी तालीम, हमारा सड़क, हमारा पानी, हमारा बिजली चोरी कर रहा है, उन चोरों के खिलाफ हमको इकट्ठा होना होगा। और उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए यही कांग्रेस एक मंच है जो तमाम चोरों को एक कगार में खड़ा करके आवाम की बात कर सकता है। नहीं तो यहाँ पर अगर आपका मंत्री भी खड़ा होना तो वो आपकी बात नहीं करेगा, वो चोर की बात करेगा कि मेरा प्रधान साहब ये कर दिया, मेरा दीदी वो कर दिया, मेरा भाई ये कर दिया। अरे दीदी भी चोर, तुम्हारा भाई भी चोर, तुम भी चोर, तुम्हारा प्रधान भी चोर, तुम किसकी हिमायत कर रहे हो? तो इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि ये चोरों के खिलाफ जो लड़ाई है, ये भारत जोड़ो का जो ये नारा राहुल गांधी ने दिया है, ये भारत जोड़ो का मतलब क्या है? भारत के लोगों को जोड़ना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को जुड़ जाना होगा, गरीब किसान को जुड़ना होगा, मां बहन बेटियों को जुड़ना होगा, बेकार नौजवानों को जुड़ना होगा, बेरोजगार नौजवानों को जुड़ना होगा, बड़े बुजुर्गों को जुड़ना होगा, पढ़े लिखों को जुड़ना होगा, हर किसी तबके के लोगों को, कारोबारियों को जुड़ना होगा, हर किसी को जुड़कर एक मजबूत भारत बनाना होगा। ये उसकी शुरुआत है, उसी का नाम है भारत जोड़ो। आज हम वामपंथी करते थे, वामफ्रंट क्यों करते थे? क्योंकि वामफ्रंट गरीबों की बात करता था, वामफ्रंट गरीब के लिए लड़ता था, यही सोच के हम लोग लड़ते थे। लेकिन आज अगर आप देखें कि कांग्रेस पार्टी में हम क्यों हैं? क्योंकि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। गरीब की बात कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। किसान को हक दिलाने की बात कौन बोलता है? राहुल गांधी। देश में पूंजीवादियों के हाथ से पूंजी छीनकर गरीबों में तकसीम करने की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आज वो हर बात जो वामपंथी बोलता था, वो सारी चीजें आज राहुल गांधी बोल रहा है, सारी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, सारी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। तो हम वहां क्यों रहे? हम जब गरीब के साथ थे तो गरीब की बात जो बोलेगा, गरीब के लिए जो लड़ेगा, हम सब उसके साथ रहेंगे। यही होना चाहिए हम लोगों को। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर कांग्रेस के साथ चलना। आज यहाँ पर कुछ सवाल हम उठाना चाहते हैं, क्योंकि पांजीपरा की सरजमीन पर जब हम खड़े हैं तो पांजीपरा में अक्सर ये गाना गाया जाता है मंत्री साहब के तरफ से, उनके पार्टी के कारकुनों के तरफ से, कि ग्वालपोखर में बहुत तरक्की हुआ है। सारी तरक्की ग्वालपोखर में है। मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर तरक्की का नाम मंत्री साहब का 7 करोड़ का मकान है इस्लामपुर में, उसको तरक्की कहते हैं? उनका भाई गुलाम रसूल 6 करोड़ का मकान लिया है किशनगंज में, उसको तरक्की कहते हैं? ये हम गिना रहे हैं, उंगली दिखा के बोल रहे हैं। इस बात से इनकार कर सकता है रब्बानी साहब कि 7 करोड़ का मकान इस्लामपुर में नहीं है? आप लोग भी हाई स्कूल के टीचर यहाँ पर मौजूद है, मंच पे भी हाई स्कूल के टीचर मौजूद है।
रब्बानी साहब भी एक हाई स्कूल का टीचर है, उनकी अहलिया वो एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। एक हाई स्कूल का टीचर 40-45 हजार रुपया तनख्वाह पाते हैं, 50 हजार रुपया तनख्वाह पाते हैं। तो 40-50 हजार रुपया तनख्वाह पाने वाला आदमी 7 करोड़ का मकान बना लिया। गैसल मौजा में करोड़ों का जमीन खरीद के रखा है। ये सब कहां से आ रहा है? ये आपका पैसा है जो लूटा जा रहा है। बेरोजगारी के मार में पूरा देश झुलस रहा है। नौजवानों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौजवान यहां से वहां भटक रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आज मुख्तलिफ शहरों में जाकर काम खोजने की तलाश में है और वहां पर हादसों का शिकार होता है। आज हम लोगों के पास में इस्लामपुर में जागीर बस्ती, गैसल के जागीर बस्ती में एक पूरी परिवार सिलेंडर फटने की वजह से खत्म हो गया। क्यों? अपनी सरजमीन, अपनी मिट्टी छोड़कर उसको क्या जरूरत है वहां जाकर बसे रहने का, वहां जाकर रोजी रोटी की तलाश में। और आज उसके लाश जब यहाँ पर लेकर आया गया, पूरे इलाके में मातम छा गया, पूरे इलाके के लोग गमजदा हैं। कितना बड़ा हादसा कि एक पूरा परिवार खत्म हो गया। और यही सरकार में आई ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है, मामाटी मानुष की सरकार बनती है, तो दिल्ली पंजाब जेते হবে ना, कल कारखाना इखाने হবে। बोली थी कि नहीं? यही रब्बानी साहब बोल रहे थे कि दीदी जीतने से आप दिल्ली पंजाब नहीं जो হবে, यही थे सबला হবে। कहां गया? क्यों आज हमारे लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा में जाके बेमौत मर रहे हैं? क्यों अपने परिवार को पालने के लिए दिल्ली पंजाब हरियाणा में जाकर वहां पर महीनों महीना रहना पड़ता है? नौजवानों को हादसों का शिकार होना पड़ता है, परिवार यहाँ तिल मरता है। इसके लिए कुछ नहीं सोचते और तरक्की के नाम पर सिर्फ अपनी तरक्की दिखा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हमको आपका 7 करोड़ का मकान, आपके भाई का 6 करोड़ का मकान, ये आपको मुबारक हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं जनाब रब्बानी साहब कि आप हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं और पांजीपारा में जो माइनॉरिटी का जो मदरसा बनाया गया है, मॉडल मदरसा, उस मदरसे में उर्दू को एफिलिएशन क्यों नहीं दिया गया? क्यों ये इलाका उर्दू से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या उर्दू के लोग यहाँ नहीं है? एक मॉडल मदरसा बनाया गया पश्चिम बंगाल सरकार के इसमें, और उसको लेकर आप वाहवाही बटरते हैं कि मैं मदरसा बना दिया। अरे बनाने वाला तो सरकार था और उसका एफिलिएशन 2009 में मिला था जब वामफ्रंट की सरकार थी। भले ही वो बात को दरकिनार कर दीजिए, आप माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उर्दू को एफिलिएशन क्यों नहीं मिला? ये सवाल नहीं करेंगे हम? उर्दू को एफिलिएशन क्यों नहीं दिया गया? जबकि ममता बनर्जी कहती है हम उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा दिए हैं, तो आज मॉडल मदरसा में उर्दू को एफिलिएशन क्यों नहीं दिया गया? आप लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को भर्ती करने गए होंगे उर्दू मीडियम का, तो हेडमास्टर साहब बोले होंगे कि यहाँ उर्दू का भर्ती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उर्दू है ही नहीं वहां। ये सोचिए, मदरसा है लेकिन उर्दू नहीं। और मंत्री है गुलाम रब्बानी साहब, वो भी किसका? माइनॉरिटी का। कहाँ का? पांजीपारा का। उसके बाद भी नहीं मिल रहा। ये सवाल नहीं है? और माइनॉरिटी का मदरसा आपके पास है, सर्विस कमीशन, मदरसा सर्विस कमीशन, जिसको पिछले 10 साल से ममता बनर्जी ने रोक रखा है। एक भी मदरसा में किसी टीचर का बहाली नहीं हुआ। और आपको शर्म आना चाहिए था कि अगर आपके अंदर गैरत हो, जिल्लत नाम की थोड़ी सी भी इज्जत आपके अंदर बची भी होती, तो आप या तो मिनिस्ट्री से छोड़ के निकल जाना चाहिए था आपको। आप अपने दफ्तर में एक टीचर नहीं ले सकते हैं और आप एक एनजीओ के नाम पर, एनजीओ के जरिए टीचर की बहाली करते हैं मदरसा में। और वो एनजीओ किसका है? आप लोग तो ये सब खबर नहीं रखते हैं, खाली सुन लिए कि एनजीओ से मास्टर लीजिए, लेकिन एनजीओ डा कहार, एनजीओ डाउ फिर वहां रे, एनजीओ डाउल का तृणमूले रे मजहर नाम सुनिस, आलेमा नूरी आदमी, आलेमा नूरी चीनी सब कोई ना, जिला परिषद चीन सभाधिपति, वार हस्बैंड, वार आदमी, वार होल एनजीओ, वहां एनजीओ से फिर मास्टर लेवल। तो ये जो खेल है ना कि सरकार को मास्टर का बहाली करना चाहिए, सरकार नहीं कर रही है, एनजीओ के जरिए, वो भी उसी के पास। तो ये जो सारा चीज है, ये चीज को समझिए कि इधर से भी लूटो, उधर से भी लूटो, हर तरफ से लूटो, और बर्बाद कौन होगा? आप और हम।
इसलिए ये सवाल आप लोगों के सामने हम करते हैं जनाब रब्बानी साहब से कि आप माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी में एमएसडीपी एक प्रोजेक्ट है, स्कीम है, उसमें ये कहा गया है कि जहां पर भी 80% से ज्यादा या 80% माइनॉरिटी का इलाका होगा, वहां का बिजली, पानी, सड़क, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, बिजली, हर सुख सुविधा वहां पर आप कर सकते हैं अपना एमएसडीपी फंड के जरिए। ग्वालपोखर जो है वो 80% माइनॉरिटी पॉपुलेटेड इलाका है, 80% लोग यहाँ माइनॉरिटी के हैं। तो आपका एमएसडीपी से क्या एक भी गांव का बिजली, पानी, सड़क, प्राइमरी स्कूल, क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब बना है आपके यहाँ? नहीं बना है। क्या बना है? एक भी गांव है पूरे इलाके में? कहीं नहीं है। तो ये सब सवाल है। ये सवाल अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो सिर्फ आएगा, माइक पकड़ेगा, बोलेगा दीदी माँ माटी मानो से काम करे दिले। क्या दिया दीदी? लक्ष्मी भंडार। दीदी क्या दिया? कन्याश्री, रूपोश्री, सोबूत साथी, ये सब आप लोग को गिना देगा। तो ये सब है क्या? हम आप एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करेंगे। एक चकलिया में एक बहुत मशहूर चोर है, उसका नाम है कलवा चोर। कलवा चोर चकलिया में। तो चोर जो है उसको चोरी करने का आदत है, तो वो अपना आदत से मजबूर चकलिया बस स्टैंड में बस रुका, बस से पैसेंजर उतर रहा था, तो कलवा चोर गया, पैसेंजर का जेब से 5,000 रुपया चोरी कर लिया। आज चोरी करके बस स्टैंड का उल्टा तरफ चाय का दुकान में जाके बैठ के चाय और बिस्किट खाने लगा। अब जिसका पॉकेट से पैसा चोरी हुआ, वो जब समझा कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, तो वो लगा रोने चिल्लाने कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, मेरा पॉकेट में कुछ नहीं बचा, हम घर कैसे जाएंगे, बच्चा का सामान कैसे लेंगे, दवा कैसे लेंगे। उसको घेर के कुछ आदमी खड़ा हो गया कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो अपना कहानी सुनाने लगा कि मेरा सारा पैसा चोरी हो गया, रोने लगा, चीखने लगा। तो उसका चीखना चिल्लाना जो है वो चोर भी बैठ के सुन रहा था, कलवा चोर भी देख रहा था। तो कलवा चोर फिर उठ के गया उसके पास, जाके बोला क्या हुआ? तो बोला कि मोर सब टाका चोरी हो गए, 5,000 चिल, 5,000 टाका चले गए, और मोली की कुछ नहीं है। तो वो कलवा चोर बोलता है कि कोई बात नहीं है, हम हैं, ये लो 500 रुपया। उसको दिया 500 रुपया। अब जिसका पैसा चोरी हुआ वो तो सोचा कि कलवा चोर बहुत बढ़िया लोग, ये आतला लोग लिखी कानो कोई कुछ नहीं दिले, और यहाँ वो 500 टका दिले। तो उसको दुआ भी दिया और घर चला गया। तो ये जो लक्ष्मी भंडार है ना, ये ममता बनर्जी रब्बानी, ये वही कलवा चोर है। हमें ये लोग आपका चारों तरफ से लूटता है, आपका चारों तरफ से पैसा लूट रहा है। आप ही का पैसा 5,000 रुपया लूटता है, फिर 500 रुपया देता है लक्ष्मी भंडार। इधर से लूटता है, उधर से देता है रूपोश्री, इधर से लूटा उधर से दिया सबूत साथी। ये आप ही को लूट के आप ही को दे रहा। आज अगर आपसे हम सवाल करें कि आपका सरसों का तेल का दाम कितना था, इस कई साल में कितना बढ़ गया? आपका सार का दाम कितना था, आज सार का दाम कितना है? आपका बीज का दाम कितना था, आज बीज का दाम कितना है? आज आपका दवा का दाम कितना था, आज दवा का दाम कितना है? आप जो भी सामान खरीदे, कल अगर आप 500 रुपया लेके हाट में जाते थे तो आपका झोला भर जाता था, पैसा बच जाता था। रुपया लेके जाइए, झोला आधा भी नहीं भरता, पैसा खत्म हो जाता है। तो ये चारों तरफ से आपको लूट रहा है, तो ये कलवा चोर से बच के रहिएगा। इसीलिए ये कलवा चोर से बच के रहिए। और आपसे हम यही कहेंगे कि 20 तारीख को, जैसा कि हमारे जिला सभापति साहब बोले कि 20 तारीख को, तो आप सब तमाम, मेरे खास करके नौजवान भाइयों से मेरी अपील है कि तमाम नौजवान पूरे इलाके में अपने जितने भी जानने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, सबको खबर कीजिए
कि उस दिन घरदप्पा में 20 तारीख को 12 बजे हम लोगों को इकट्ठा हो जाना है और ये यात्रा को यहाँ से निकालना है। हमारा काफिला इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे नारे में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हमारे नारे से ही तृणमूल की जमीन कांप जाए और वही हमारी लड़ाई के का बिगुल बजेगा पंचायत का। और यही आप लोगों से कहते हुए, अपील करते हुए एक ही बात कहेंगे शेर के लफ्ज में, इनकलाब के आमद का तू अब इंतजार ना कर, इनकलाब के आमद का अब तो इंतजार ना कर, हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। यही कहकर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आप सबसे रुखसत होता हूं। इस ठंड में सभी माँ बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे प्यारे मासूम बच्चों का, कि सब यहाँ पर आप लोग आए, इतनी मोहब्बत और प्यार के साथ आप लोगों ने हम लोगों का इस्तकबाल किया। इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।